जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद रफ़ीक, रिमोट जॉब वाला और आप देख रहे हैं द पर्सपेक्टिव सीरीज़ की एक और शानदार एपिसोड। और आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जो एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए नुमायाँ तौर पे काम कर रही हैं। और ना सिर्फ वो खुद एक ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग वाली हैं, बल्कि रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट में बतौर फैसिलिटेटर काम कर रही हैं। इसके साथ-साथ वो रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी की वाइस प्रिंसिपल हैं। तो जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं मरियम ज़ुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली। तो आज हम उनके जो उनका ड्रीम्स हैं, उनका जर्नी रहा, उनकी जो सक्सेस के राज़ हैं, उनका जो थ्रू आउट एक्सपीरियंस रहा ट्रेनिंग का, वो हम उनसे जानेंगे। और इसके साथ-साथ कुछ रैपिड फायर की गेम्स भी कुछ उनके साथ खेलेंगे, कुछ मुश्किल सवालात भी करेंगे, और ताकि उनके जो ख़्यालात हैं, आइडियोलॉजी है, वो थोड़ी-सी उसमें और क्लैरिटी आए। तो सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस मरियम, खुशामदीद, और हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ हैं आज। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपके इस इनविटेशन का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे नाज़रीन को अपने बारे में कुछ बताएँ कि आपका तालीमी पस-ए-मंज़र, जो प्रोफ़ेशनल सफ़र रहा और आपका जो शौक है सीखने सिखाने का, इसका आगाज़ कैसे हुआ? जी मेरा नाम मरियम ज़ुल्फ़िकार है और रेहान स्कूल सिस्टम को जॉइन करने से पहले तक मेरा नाम मरियम ज़ुल्फ़िकार ही था। लेकिन हमारे रेहान स्कूल सिस्टम को जॉइन करने के बाद हमें अपने लिए एक गोल सेट करना होता है। एक ऐसी चीज़ अपने नाम के साथ आपको एक ऐसी प्रॉब्लम फिक्स करनी है जो कि आप चाह रहे हैं कि आप अपनी जगह पे रह रहे हैं, आप उस जगह में उन लोगों को कम्युनिकेट कर सको, उन लोगों को फैसिलिटेट कर सको और दूसरी थ्रू आउट द वर्ल्ड दूसरे लोगों से कनेक्ट होकर दुनिया के दूसरे हिस्से तक भी अपना पैगाम पहुँचा सको। सो मैंने अपने लिए ट्रेनिंग वाली जो है वो सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोचते हैं वही सही हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे इसकी अशद ज़रूरत है कि हम अपने माइंड को, अपने आप को ट्रेन करें। हम चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव में किस तरह देख सकते हैं, इसके बारे में सबको ट्रेन कर सकूँ, गाइड कर सकूँ और जो कुछ मैंने सीखा वो ज़रूर उन तक पहुँचा सकूँ। मेरा ताल्लुक एक छोटे से गाँव से है जिसका नाम करीवाला है, तहसील शाहकोट है और इसका ज़िला ननकाना साहब है, पंजाब पाकिस्तान से हूँ मैं। और रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में बतौर वाइस प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैंप जो है 2 मंथ्स के टीचर्स के लिए वो शुरू किया गया, उसका हिस्सा हूँ। और वहाँ पे टीचर्स के साथ बहुत अच्छी एक हेल्दी कन्वर्सेशन होती है। कोशिश की जाती है कि जो कुछ मैंने सीखा है वो ज़रूर उन तक पहुँचाऊँ और वो भी सीखें मुझसे। और उन्होंने जो कुछ सीखा है, वो जो कुछ अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, उनसे सीखूँ ताकि मुझे अपने आप को थोड़ा डेवलप करने में, अपनी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प हो सके। इसके अलावा अभी हमने रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट सर रेहान ने लॉन्च किया है, रेहान स्कूल गोल्डन क्लब, जो कि सीनियर सिटीजन जो हैं जो अब्रॉड पाकिस्तान बेसिकली फोकस ज़्यादा उन पे है। विद इन पाकिस्तान वाले लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 65 और 65 अबव लोगों के लिए है, ताकि हम उनके विज़डम को एक्सप्लोर कर सकें। उन्होंने अब तक जितने काम अच्छे किए अपनी ज़िंदगी में, जो कुछ उनके पास एक्सपीरियंस है, जो कुछ वो कर चुके हैं, उनसे उनके बारे में जान सकूँ। तो उस प्रोजेक्ट का भी हिस्सा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब तालीमी पस मंज़र की बात की जाए तो मैंने अपने गाँव के ही स्कूल से, जो कि बहुत अच्छा प्राइवेट स्कूल है हमारे गाँव में, मैं वहाँ से मैट्रिकुलेशन किया और बहुत अच्छे ग्रेड्स में। और तालीमी एतबार से बहुत अच्छी स्टूडेंट थी मैं अपने टीचर्स की, और हमेशा मेरी एक कोशिश होती थी कि आई शुड बी ऑलवेज इन द टॉप 3 स्टूडेंट्स। मुझे इससे नीचे पे तो रहना ही नहीं है ना, लाइक मार्क्स के और पॉइंट के और इस हिसाब से। दूसरा एक हमारे वो जो होता है कि खानदानी एक जो होता है कंपटीशन भी बहुत था, क्योंकि हम 4 लोग जो थे एक ही क्लास में पढ़ते थे, 4 कज़िन्स। तो इस वजह से भी बहुत कंपटीशन होता था। तो फिर यही होता था कि नहीं, मैं आई शुड बी ऑलवेज ऑन द टॉप। उस हवाले से आई वाज़ अ गुड स्टूडेंट। और मेरा मैथ बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज़ वेरी गुड इन इट।
और इसमें सारी कोशिश जो है, सारी मेहनत जो है वो मेरे पापा की है। उन्होंने बहुत तवज्जो दी मेरे मैथ पे शुरू से ही, लाइक ट्रेन किया इस तरह से कि मुझे मैथ इतना अच्छा लगा कि मैं उसमें बहुत अच्छी होंगी। तो जो चीज़ आप जिसमें आप बहुत अच्छे होते हैं, आपको वो ज़्यादा पसंद भी आती है। तो इस वजह से फिर मैंने इंटरमीडिएट किया पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से, अपने तहसील हमारी जो शाहकोट है वहाँ पे नया ब्रांड न्यू कॉलेज ओपन हो रही थी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की। तो उसके राइट। स्टार्टअप का जो फर्स्ट बैच था वो मेरी ही क्लास फेलोज और हम थे। तो वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया एफएससी प्री इंजीनियरिंग में, क्योंकि मैंने बताया कि मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और मुझे था कि मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है। सो आई चोज माई सेल्फ विद एफएससी प्री इंजीनियरिंग। पर वो टेस्ट पास नहीं हो सका, लकीली वो टेस्ट नहीं हुआ। तो फिर मुझे ग्रेजुएशन करनी थी मैथ्स में ही, क्योंकि बाबा चाहते थे कि हम उनके बच्चों में से कोई एक जो है वो मैथ्स में एमफिल कर ले, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं किया था। तो चाहते थे कि वो खुद कर, हम में से कोई कर ले। देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, मुझे ये कर लेना चाहिए कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी भी है, अगर वो नहीं हुआ तो ये सही। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एडमिशन मिल गया पंजाब यूनिवर्सिटी में लाहौर। तो मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की डबल मैथ फिजिक्स में, और उस डिग्री का बेसिकली नाम बीएस एड है, ऑनर्स, जिसमें डुअल डिग्री प्रोग्राम था। हमारा बीएस भी था, बैचलर इन साइंस, और उसके साथ साथ हमें बीएड की डिग्री भी ऑफर की जा रही थी। तो मुझे सेपरेटली बीएड नहीं करना था, और नहीं मैंने किया। तो वो एमएड और बीएड की डिग्री इंक्लूडेड थी उसमें। इसलिए फिर मैंने जो है वो बीएड जो है वो नहीं किया हुआ, इट्स ऑलरेडी डन बाय डिफॉल्ट, या डुअल डिग्री की वजह से वो मेरे पास है। फिर मैंने उससे पहले मैं थोड़ी-थोड़ी टीचिंग, जैसे कहते हैं ना कि आप सीज़नल टीचर समझ लें, कि मैं जैसे ही फ्री होती थी तो मुझे फर्स्ट टाइम जो ऑफ़र किया गया था वो ज़बरदस्ती किया गया था कि आपने करना है, और ये आपका टारगेट है, यू हैव टू अचीव इट। और एट दैट टाइम आई वाज़ इन ग्रेड 8, और तब से मैंने टीचिंग जो है वो शुरू की। तो मेरे प्रिंसिपल को पता नहीं क्यों लगता था स्कूल के कि ये बहुत अच्छी है, ये सिखा लेंगी, ये सिखा सकती हैं और सब कुछ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको 2 बच्चे असाइन किए थे ग्रेड प्रेप के, तो उनको अल्फ़ाबेट्स जो है उर्दू और इंग्लिश के वो सिखाने थे, और मेरे पास 1 महीना था, क्योंकि हम 1 महीने के गैप के बाद हमारी 9th क्लास शुरू होनी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि 1 महीना में आपने ये सिखाना है ताकि ये बच्चे सीख जाएँ। तो दिस इज़ हाउ द टीचिंग जर्नी स्टार्टेड। तब तो मुझे नहीं समझ में आया, खैर आई जस्ट टूक एज़ अ चैलेंज एंड आई वर्क्ड हार्ड फॉर 2 किड्स, and alhamdulillah by the end of the month, before the ending of the month, they learned very well. वो लिखने भी लग गए बहुत अच्छे तरीके से, और उनको उसकी जो कहते हैं रिकग्नाइजेशन भी बहुत अच्छी हो गई, और दे कैन आइडेंटिफाई द लेटर्स, और दैट्स अचीवमेंट फॉर मी। एंड देन दिस इज हाउ द जर्नी गोज ऑन। और फिर जैसे ही मैं थोड़ा फ्री होती, वो मुझे फिर बुला लेते ऑफ एंड ऑन, अगर उनको कोई टीचर नहीं मिल रहा मैथ्स का, तो वो बुला लेते शाम में मुझे कि अच्छा अभी आके पढ़ा दे। इस तरह से ये जर्नी चलना शुरू। This is how I got the basically confidence how I have to teach and how I have to present myself with my juniors. मतलब जैसे मैं जिस ग्रेड से मैं खुद पास आउट होती थी, उससे प्रीवियस वाले ग्रेड को मुझे वो चीज़ें डिलीवर करनी होती थी। फिर यूनिवर्सिटी में जब हम गए तो आपको पता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं उनका एक एक्स्ट्रा खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि पता नहीं कैसे बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ जाते हैं, और उनको लगता है कि भाई जो पॉकेट मनी घर से भेजी जा रही है वो तो इनफ ही नहीं है, आपको कुछ और करना। देन आई स्टार्टेड टीचिंग वंस अगेन एज अ प्रोफेशनल। फिर मैंने पार्ट टाइम टीचिंग शुरू की 2013 में, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। मैंने 2023 तक जो है वो टीचिंग की। इट्स बीन लाइक 8 इयर्स प्रॉपर टीचिंग जो मैंने कंटिन्यू की। ग्रेजुएशन के बाद मुझे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में जॉब ऑफर हो गई थी, तो फिर मैंने उस जॉब को कंटिन्यू किया, जो कि बहुत रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन था लाहौर का। 5 साल मैंने वहाँ सर्व किया, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे कुछ और करना है। ये मैं थक गई हूँ एक ही चीज़ें डिलीवर करके, एक ही कंटेंट पढ़ा के, वही जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं आज से 10 साल बाद में मैं वही पढ़ा रही हूँ, तो कुछ डिफरेंस नहीं है। हम ये चीज़ थी कि आपकी सेल्फ ग्रूमिंग थी, पर्सनल डेवलपमेंट थी, कम्युनिकेशन काफ़ी इम्प्रूव हुई, और एक हेजिटेशन जो होती थी कि आप हाई ऑफिशियल्स को किस तरह से फेस करेंगे, क्या चीज़ें होंगी, दैट द गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। पर आफ्टर 2-3 इयर्स के बाद मुझे समझ में आया ये तो हर जगह सेम ही है, आप कहीं पे भी चले जाओ कुछ डिफरेंस तो है ही नहीं, हम वही चीज़ें कराई जा रहे हैं। हम एक वो चीज़ ज़रूर इंट्रोड्यूस कराते हैं कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ वेरी डिफरेंट करिकुलम, लेकिन वो करिकुलम सिर्फ इतना ही डिफरेंट होता है कि बुक का बाहर वाला जो कवर है वो बदल दिया जाता है,
अंदर के जो कंटेंट है, बेसिकली जो पढ़ना है हमने, जिसको हमें पढ़ाना है, जो डिलीवर करना है, वो हमेशा वही है जो आज से पता नहीं कब वो करिकुलम एक बना था, उसी करिकुलम को हम चलाते आ रहे हैं, जो कि पंजाब टेक्निकल बोर्ड का। बाकी बोर्ड्स का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जिससे मैंने पढ़ा, जो कुछ मैंने सीखा, मैं उसकी बात करी। तो फिर मैं हम लोग सर्च कर रहे थे ग्रेजुएशन से ऑनवर्ड कि हम कुछ डिफरेंट करें, जैसे कि हर ग्रेजुएट को फिक्र होती है अपनी अर्निंग की, या अब आप ग्रो करके हो तो अब आपको कुछ डिफरेंट करना है, ये सब कुछ। तो अल्टीमेटली हम एक्सीडेंटली, हम मेरे ख्याल में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बाय चॉइस टीचर बनते हैं। सब एक्सीडेंटली टीचर बनते हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता, दे आर द टीचर। वो इंजीनियर हो सकते हैं, वो मेरे जैसे जिनका वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ वो भी टीचर बन गए, जिनको जबरदस्ती टीचिंग करनी पड़ी वो भी टीचिंग करना शुरू कर दे। तो दिस इज हाउ लाइफ गोज ऑन। लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा था कि कुछ चीजें भी मिसिंग है। और फिर मैंने रेहान स्कूल सिस्टम को 2024 में एक्सप्लोर किया, 23 से ऑनवर्ड। उससे पहले मुझे सिर्फ सुनने को मिला था कि कराची में कुछ कैंपसेस हैं जो कि रेहान फिजिकल स्टार्ट कर चुके हैं, ऑनलाइन सिस्टम नहीं आया था तब तक। फिर मुझे 24 में एक वीडियो रेहान की यूट्यूब पे भी दोबारा नजर आई, तो मुझे पता चला कि उन्होंने ऑनलाइन कैंपस भी खोल दिया। फिर मैंने फरवरी में कांटेक्ट किया, और मार्च 15 2024 को मैं सर दौलत से कनेक्ट हुई, और फिर दिस इज हाउ आई enrolled myself in Rehan School online academy, and then this journey goes on। फिर मुझे 2 हफ्ते बाद जो है वो एक असाइनमेंट मिला दोबारा से सर दौलत की तरफ से। एक ऐसे ही हम क्लास कर रहे थे, जैसे हमारी क्लासेस होती थी, रमजान था तब, लास्ट सही। ईयर। अपॉलॉजी। तो रमजान में क्या होता था कि हमारी 2 शिफ्ट मैंने ज्वाइन की थी, 3 से 5 और 9 से 11। 3 से 5 में सरदौलत हमारे साथ खुद होते थे, हमारी क्लास शुरू की खुद करते थे। फिर दूसरी शुरू होती थी 9 से 11, उसमें से रहमत एम्पावरमेंट वाला भी आते थे। तो हमारा उनके साथ भी इस तरह से सब स्टूडेंट का इंटरेक्शन शुरू हुआ। तो अब जब वो रात के सेशन में आते थे, तो हमारे पास एक डिफरेंट चीज होती थी करने को, बातचीत और ये सारा कुछ ना, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। 2 हफ्ते हमने इस तरह क्लासेस ली, और पहली जब क्लास हुई थी आई वाज सो नर्वस, और फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव टू फेस द कैमरा, क्योंकि इससे पहले मैं लाइक यू कैन से कि मैं कैमरा शायद तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक नर्वसनेस ये थी कि अब लाइव जाएगा, सब देखेंगे फेसबुक पे, कजन्स, फैमिली, और ये सब कुछ क्या होगा, गांव में कितने लोग देखेंगे, और ये सारी चीजें। फिर मेरी वो एक्स कुलीग जो मेरे साथ काम करती थी उनको पता चलेगा, और वो पूछेंगे तो क्या बताऊंगी, क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है अभी अपने बारे में। सो एक दो दिन है चलता रहा, तीसरे दिन कुछ कुछ समझ आने लगा कि हो क्या रहा है, कर क्यों रहा है। तो फिर मैंने कोई 2 वीक के बाद आई टोटली गॉट द आइडिया कि अच्छा ये हो मैंने क्या करना है बेसिकली। और उसके बाद फिर हम क्लास कर रहे थे, तो 8 बजे से दौलत मुझसे ऐसे बात कर रहे थे, और फिर एकदम से क्लास स्टार्ट होगी हमारी 9 बजे, और उसके बाद कहते हैं कि आज हम गूगल शीट के बारे में सीखेंगे। मरीम आपको आती है? अभी थोड़ी देर पहले वो गूगल शीट के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। मैंने कहा जी आती है। बस फिर ठीक है, आज आप हमें गूगल शीट का सिखाएंगे। अब फॉर द फर्स्ट टाइम आपको इस तरह से डायरेक्ट एक एब्रप्ट अनाउंस कर दिया जाए, और फिर सडनली आपने सिखाना हो एक टाइम के लिए, तो आई वाज ब्लैंक फॉर सम सेकंड्स। देन आई स्टार्टेड टू शेयर माय स्क्रीन एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, और मैंने अपनी तरफ से पूरी 100% ट्राई की कि कोई भी चीज रह नहीं जाए, और जितना कुछ मुझे पता है आई हैव टू लीव। और वो मैंने सब किया। और उसके बाद इट वाज लाइक कंटिन्यूअसली आई हैव टू स्पीक 1 आवर। और ये जिंदगी में शायद पहली बार हुआ होगा कि 1 घंटे में मैंने शायद कहीं सांस भी प्रॉपर नहीं लिया होना। अदरवाइज हम बहुत सारी प्रेजेंटेशन देते थे, बहुत कुछ करते थे। हम आई एम सो टॉकेटिव पर्सन, एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं। फिर इस यहाँ से सिलसिला चलता चलता फिर मुझे 1 महीने के उन्होंने फिर 3 दिन के बाद मुझे क्लास दे दी फिर आने को, क्या आज आपकी क्लास करेंगी। तब करंगी में एक इवेंट था, वो 3 दिन मैंने इंडिपेंडेंटली क्लास ली। देन आई वर्क फॉर 1 मंथ एज फैसिलिटेटर, एंड देन ऑन 6 May 2024 आई अनाउंस एज वाइस प्रिंसिपल ऑफ रियाद स्कूल ऑनलाइन अकेडमी। काफी लंबी होगी स्टोरी, लेकिन दिस इज द होल स्टोरी। क्या बात है। इतना ज़बरदस्त और अमेजिंग जर्नी, एक गांव से उठ के और कैसे एक एक वाइस प्रिंसिपल तक, एक एक
एक उभरते हुए नए एक सिस्टम का, तो यकीनन बहुत सारा कुछ है इसमें सीखने के लिए। अगर कोई हिम्मत करे, कोशिश करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और ये आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, मैं खुद रिलेट कर रहा था इसके साथ कि कैसे करके एक सोसाइटी का प्रेशर होता है या बहुत सारा कुछ सोचना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या बातें करेंगे। तो बिल्कुल आई कैन आल्सो इमेजिन दैट। तो आप का फिर रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के साथ जो सफ़र है, कोई ये 6 महीने का, 6 महीने से ज़्यादा हो गया बल्कि, तो ये कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं साथ ही एक अगर सवाल भी ऐड कर दूं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो एक रिवायती जो तालीमी निज़ाम है, ट्रेडिशनल जो हमारा एक सिलसिला चल रहा है, तो वो इस ऑनलाइन लर्निंग के साथ साथ चल सकता है आपके ख्याल में, या फिर एक मुकम्मल डिजिटल ही सिस्टम आगे होना चाहिए, नागुज़ीर होगा? अच्छा, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑलमोस्ट 2 वीक्स रह गए मेरा 1 साल मुकम्मल होने में इस रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के सफ़र में। सो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग सो ब्लेस्ड, सो लकी एंड मच सैटिस्फाइड नाउ। मतलब जो एक चीज़ हमेशा से मुझे एक ख्वाहिश होती थी करने की, एंड नाउ आई एम डूइंग इट। बिकॉज़ पता नहीं क्यों शुरू से ही खानदान में एक बच्चा होता है जो बहुत रिबेलियस होता है। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, जो कि शायद मेरी अपनी फैमिली को तो पता है, शायद दूसरों को बहुत कम पता होगा इसके बारे में। मुझे कुछ भी कहा जाता था कि ये इस तरह से करना है, तो मैं उसको अपने ही एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से और एक डिफरेंट वे से प्रेजेंट करने की कोशिश करती थी। तो मुझे ये लगता था आई शुड बी ऑलवेज बी ए यूनिक पर्सन, जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो, अपना एक पर्सपेक्टिव हो और अपनी एक पहचान होनी चाहिए। तो मेरी पूरी फैमिली में अभी तक मैं बाहर हूँ जो ऑनलाइन इस तरह से काम कर रही हूँ। ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में सब बहुत वेल एजुकेटेड है, सब कुछ है, बट स्टिल आई एम द ओनली पर्सन हु इज वर्किंग ऑनलाइन। तो प्रेशर नो डाउट बहुत होता है। और फिर ऐसी जगहों पे जब आप गाँव से हो, वहाँ पे तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए चेंज होती हैं। आप किसी बड़े शहर में हो, तो वहाँ पे थोड़ी थिंकिंग पर्सपेक्टिव होता है ना, लाइक माइंडेड पीपल थिंक्स अबाउट लाइक माइंडेड पीपल। तो जैसी जी, जी कम्युनिटी जहाँ आप रहते हैं, आपके सराउंडिंग में जो सोचा जा रहा है, यू विल अफेक्ट बाय दैट थॉट्स। तो उनकी डेफिनेटली एक जो थिंकिंग पर्सपेक्टिव है या पैटर्न है, वो आप पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा होता है या आप भी उससे इफेक्ट हो रहे होते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। ये सारी चीजें तो थी। अब जहाँ तक रही बात इस सिस्टम की, ध्यान स्कूल सिस्टम, मुझे नहीं लगता हमारे कन्वेंशनल स्कूल जो है उनकी अब जरूरत है ज्यादा। क्योंकि देखिए अगर हमारे पास ये एआई नहीं आता, तो फिर हम कह सकते थे कि हम कंप्यूटर लिटरेसी जो हम बच्चों को है वो बहुत, जहाँ हम पहले 5th ग्रेड से शुरू करा रहे थे, अब हमें थोड़ा और अर्ली स्टार्ट करा देना चाहिए। लेकिन अब सही। जो एआई आने की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। लेट्स सपोज के अगर हम मैं अब अपनी बात करूं, तो मैं ये देखती हूँ कि मुझे आज तक बायोलॉजी की बहुत सारी चीजें अभी तक बिल्कुल नहीं याद, पर आई हैव टू लर्न अबाउट इट। क्यों सही। पढ़ना था? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे और कोई चॉइस नहीं थी, आपको यही करना है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन दे और उसके साथ आपको कहे कि नहीं आपने राइस खानी ही खानी है। भाई क्यों खानी है? बस खानी है, आपका मैदा ठीक रहेगा। तो मुझे लगता है कि बायोलॉजी भी हम मुझे सिर्फ इसीलिए पढ़ाएगी क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी और मुझे बायोलॉजी पढ़नी थी। तो इसी तरह से जब हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को लिमिटेड कर देंगे अपने बच्चों के लिए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए, तो उनका थिंकिंग पर्सपेक्टिव जो होगा ना वो उतना ही रहेगा। वो कभी भी ब्रॉडर नहीं सोच सकते उससे ज्यादा। और जिस तरह से एक मिसाल दी जाती है माजरत के साथ, लेकिन यही कि कुएं के मेंढक के लिए जो कुआं है वो बहुत बड़ी दुनिया है। तो अगर मैं इस गांव में रहती, मेरे फादर मुझे यहाँ से बाहर नहीं भेजते पढ़ने, लेट्स सपोज लाहौर या इस तरह के इतने बड़े सिटी, तो शायद मैं भी आज इतना सब कुछ नहीं बोल रही होती। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लेसिंग आई गॉट फ्रॉम माई फैमिली, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया और वो इस चीज़ को समझते हैं कि भाई ये ज़रूरत है आज। तो यही बात हम सबको समझने की ज़रूरत है कि आज के बच्चे की जो ज़रूरत है और जो चीज़ आज उसको सिखानी है, उसको वही सिखाई जाए। उसकी दूसरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। क्योंकि देखिए, जब मैंने बनना ही डॉक्टर है, तो फिर मुझे क्यों मैथ पढ़ा रहे हैं? डॉक्टर मैथ को कहीं यूज़ नहीं करता, उसके कुछ नहीं कैलकुलेट करना होता उसने। वो क्यों मैथ पढ़ रहा है बेचारा? वो क्यों हिस्ट्री पढ़ रहा है बेचारा? वो क्यों पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ रहा है? उसको नहीं चाहिए ये सब। उसको आप सिर्फ वही पढ़ाओ
जो उसके काम का है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, ताकि जितना टाइम वो इन्वेस्ट दूसरे सब्जेक्ट्स को याद करने में लगा रहा है या दूसरे सब्जेक्ट को समझने में लगा रहा है, और जो कि सम टाइम हमारा इंटरेस्ट भी नहीं होता, हम पढ़ना भी नहीं चाह रहे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, उसकी बजाय आप उसको सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करें जो कि उसकी फील्ड के हैं, जो उसके इंटरेस्ट है, तो वो ज़्यादा चीज़ें ग्रैस्प करेगा, ज़्यादा इनोवेटिव होगा, ज़्यादा क्रिटिकली सोच सकेगा, और उसके पास टाइम स्पेन ज़्यादा होगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, चीज़ों को समझने का, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचने का। और जहाँ तक बात है रिवायती निज़ाम के साथ इसको मर्ज करने की, तो मर्ज करके भी देख ले, वही बात आ जाएगी कि अल्टीमेटली आपका बच्चा ओवर बर्डन हो जाएगा, क्योंकि उसको वो निज़ाम तालीमी पढ़ना है जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट रोज़ाना पढ़ने, और उसके साथ उसको 2 घंटे या 1 घंटे की आपने ये वाली लिटरेसी भी देनी, तो आपका बच्चा अल्टीमेटली फिर से ओवर बर्डनाइज़ होगा। तो फिर वो ना इधर करेगा ना उधर करेगा, वो हमेशा कन्फ्यूज़ ही रहेगा कि मुझे करना क्या है। अब कोई बच्चा अगर वो कंप्यूटर में अच्छा होना चाह रहा है, वो कंप्यूटर लिटरेसी में चाह रहा है, तो उसको बायोलॉजी क्यों पढ़नी है? उसको इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हैं आप? उसको मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हैं आप? छोड़ दें उसको मैथ्स पढ़ाना। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये आजकल तो वैसे ही स्पेशलाइजेशन की हम बात करते हैं, उसका दौर है। अच्छा, मेरे ज़हन में फिर अभी एक सवाल आ रहा था कि शायद बेसिक लेवल तक कुछ चीज़ें जनरल हाउ नो होनी भी चाहिए। लेकिन जैसे देखें, अब रेहान स्कूल में भी हम जो बच्चों को करिकुलम पढ़ा रहे हैं, इसमें भी तो ऐसा ही नहीं है कि एक ही है और वो सब के लिए सब ने वो टास्क करने ही करने हैं, चाहे किसी की दिलचस्पी वीडियो एडिटिंग में है, चाहे किसी की पॉडकास्टिंग में है, लेकिन हम सबको फोर्स करके करवा रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? अच्छा, ये बिल्कुल बात सही है आपकी कि हम हर किसी को कह रहे हैं ये टास्क करने ही कर रहे हैं। उस इन टास्क के करने से ये है कि अल्टीमेटली वो अपना एक इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेता है। अब जब तक हम इंटरेस्ट ढूँढते हैं ना, हम अपनी स्पेशलाइज़ेशन डिसाइड ही करते हैं, तो हमारी उम्र के 10 साल गुज़र चुके होते हैं। मेरे हम्म। पेरेंट्स समझना चाहते हैं मैंने डॉक्टर बनना है, अब मुझे पता चलता है 10 साल के बाद, अच्छा मुझे 6th 5th ग्रेड तक मैथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग का मैथ बहुत ईज़ी होता है, तो मुझे मैथ बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे डॉक्टर नहीं बनना। ठीक है, मुझे कुछ और बनना है जहाँ पे मैथ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो फिर मैं वही सवाल पूछूँगा, अच्छा मैथ्स किस कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? मैथ के क्या यूसेज हैं? अच्छा मैं मैथ पढ़ूँगा तो मैं क्या बनूँगा? अच्छा मैथ में और क्या चीज़ें होंगी मेरे लिए? इसके बाद आगे जाओ तो फिर मुझे अच्छा लगता है, नहीं, नहीं, कि बायोलॉजी बहुत अच्छी है, इसमें तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है, इसमें तो बहुत सारी नई-नई चीज़ें आती हैं। फिर इसके बाद मुझे पता चलता है कि बायोलॉजी के बाद अच्छा नहीं, कंप्यूटर एक और अच्छी चीज़ है, उसमें मैं घर पे बैठ के कहीं पे बैठ के कुछ भी कर सकता हूँ। मैं एंटरटेनमेंट देख सकता हूँ, मैं गेमिंग खेल सकता हूँ, मैं इतने सारी अर्निंग कर सकता हूँ जो कि लोग कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ आवर पर्सपेक्टिव चेंज ग्रेजुअली। दिस इज़ द सेम प्रोसीजर। और इसमें अल्टीमेटली आपको एक ही ट्रैक पे रखा जा रहा है कि आपको कंप्यूटर लिटरेसी सीखनी है, आपको एआई का यूजेज सीखना है। उस एआई के यूजेज में, उस कंप्यूटर लिटरेसी में आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपको क्या बनना है। आप चूज करते हो अपने लिए खुद के मेरा क्या गोल है, जो कि आपको एक सर्टेन प्रोसीजर से गुजरने के बाद ही पता चलता है। अगर हम स्टार्ट पे ही स्पेसिफिक कर देंगे ना बच्चे को कि आप अपने मर्जी का टास्क करो, तो फिर वो मर्जी के टास्क तक कुछ भी नहीं करेगा बच्चा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। समटाइम ऐसा होता है कि आपको शुरू के बच्चे को किसी ट्रैक पे लाने के लिए उसको एक प्री डिजाइंड और वेल डिफाइंड करिकुलम देना पड़ेगा, आपको कुछ उसको फोर्सफुली कराना पड़ेगा, ताकि उसकी एक हैबिट बिल्ट हो सके। कि ऐसा भी होगा जिंदगी में कि जो लोग मुझे पसंद नहीं है लेकिन मुझे उनके साथ काम करना है, मुझे पता होना चाहिए मैंने उनके साथ किस तरह से बिहेव करना है, मुझे पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह उनके साथ रिस्पॉन्ड करना है। तो ये वही प्रोसीजर है कि अगर मुझे कॉलोनी नहीं पसंद, कि मुझे फिर भी करनी है। अब क्यों करनी है वो मुझे नहीं पता, मेरे लिए क्या फायदेमंद है और मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन इवेंचुअली मुझे फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है, मेरी वोकैबुलरी अच्छी हो रही है, मुझे रोज कॉल यानी एक डिफरेंट चीज बताती है जो कि मुझे सीखने को मिलती है, और समहाउ कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस में वो चीजें एग्जिस्ट कर रही होती है। और टाइम आने पे वो चीजें जब हम लिंक करेंगे तो डेफिनेटली हम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का उसमें ये है कि कुछ चीज़ें लर्निंग बाय डूइंग का जो एक है कि उन्हें टाइम लगता है और वो डिफरेंट चीज़ें वो एक्सपीरियंस करते हैं तो उन्हें पता चलता है। अच्छा, एक और मैं अगर सवाल यहीं पूछ लूँ कि ऐसा नहीं आपको लगता कि हमारे यहाँ जो क्वांटिटी है, मुझे जो लगा उस पे बड़ा फोकस है, शायद कहीं ना कहीं क्वालिटी कहीं पीछे रह जाती है। वो नंबर्स पूरे करना या उसकी एक रेस ज़्यादा नजर आई है मुझे। आपका क्या ख्याल है?
अच्छा, रेहान करिकुलम की बात करें, कन्वेंशनल की बात करें? नहीं नहीं, हमारे रेहान सिस्टम की, कि उसमें जो जो जी। बच्चे टास्क कर रहे होते हैं खास तौर पे। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इसमें ये है कि जब क्वांटिटी पे फोकस इसलिए ज़्यादा है कि बच्चे को नज़र आना चाहिए, जब साथ वाला बच्चा जो है ना उसने कोई 700 पोस्ट बना लिया और मैं जब शुरू करूँगी तो मेरी क्या होगी, अभी पहली पोस्ट होगी। तो मुझे ये देखना है कि भई उसको क्यों एप्रिशिएट किया जा रहा है, उसको 700 पोस्ट उसकी नज़र आती है। देखिए, मंकी सी मंकी डू वाला हाल है। आप मुझे देख के ये सीखेंगे, अच्छा मरियम जो है वो ये काम करती है तो ये अच्छा करती है। मुझे भी ये करना है, तो मुझे वो करने तक क्या कुछ करना है, वो जब मैं बार-बार वो कर लूँगा, मेरा काम भी उतना अच्छा हो जाएगा। हो सकता है मरियम से भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। बिल्कुल दिस ऐसे। इज़ द प्रैक्टिस कि वो जो नंबर अब देखने में तो वो एक नंबर है, लेकिन वो नंबर बेसिकली आपकी बार-बार प्रैक्टिस है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का जितनी ज़्यादा चीज़ें आप प्रैक्टिस करते हैं, आप उतने एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेट्स से कि मैंने मेरे पास कोई कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी नहीं है। मतलब कोई मुझसे ये पूछे ना कि आप ये प्रॉब्लम सेव कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मेरे पास कोई कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है और मैंने कंप्यूटर जाके ग्रेजुएशन में शुरू किया था सीखना। ठीक है, लाइक 2013। उससे पहले वाले जितने मेरे कोई 12-14 साल बनते हैं, मैंने कहीं कंप्यूटर इस्तेमाल किया, इवन कि हमारे घर पे भी अवेलेबल नहीं था। मुझे याद है कि इंटरमीडिएट में मुझे स्कॉलरशिप मिला था, तो हमने कंप्यूटर लिया था। फर्स्ट ईयर में मुझे स्कॉलरशिप मिला, हमने कंप्यूटर लिया क्योंकि हमने जिद की थी कि अब हमारे घर पे कंप्यूटर नहीं है, अब हमने कंप्यूटर लेना है। तो उस टाइम पे मेरी जो मुझसे बड़ी बहन थी, उन्होंने कंप्यूटर कोर्स किया था, तो उनको कंप्यूटर आता था, लेकिन मुझे भी नहीं आता था, बाकी किसी को भी नहीं आता था। उनको फ्री हुई तो उन्होंने कहा, बाबा ने पूछा क्या करना है, उन्होंने कहा मैंने कंप्यूटर कोर्स करना है। उन्होंने कहा ठीक है, आप वो कर लो। मुझसे पूछा क्या करना है, मैंने कहा अम्मी सिलाई करती है, मुझे भी कपड़े सिलाई करना सीखने हैं। तो मैंने उस टाइम पे कपड़े सिलाई करना सीखे। तो अब ये था कि हमें नहीं पता था, लेकिन मुझे सिखाया गया जब ऑलमोस्ट मेरी ज़िंदगी के 18 साल गुज़र गए फिर। लेकिन अब मैंने नहीं सीखा, बट लर्निंग ऑन प्रैक्टिस इतना था या इंटरेस्ट इतना था कंप्यूटर में, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में शुरू से ही। जब से मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था उसके बाद से अब तक 2013 से लेकर अब तक मुझे कोई 12 साल होने वाले हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। तो तब से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना शुरू हो गया। तो सिर्फ़ एक इंटरेस्ट के और हर चीज़ के एक जिसे कहते हैं कि मुझे हर चीज़ का पता होना चाहिए, इस एक बात ने बहुत कुछ सिखाया मुझे। बहुत सारी चीज़ें खुद एक्सप्लोर की, बहुत सारी चीज़ें अपने फ्रेंड से सीखी, बहुत सारी चीज़ें अपने रूममेट से सीखी, बहुत सारी चीज़ें अपने कज़न से सीखी, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से इंडिविजुअली सीखी। सो दिस इज़ द सेम थिंग कि जब बच्चा ये देखेगा कि मरियम की 700 पोस्ट है और उसका एक सर्टेन नंबर है, लेकिन उसकी अभी क्वालिटी नहीं आ रही, तो फिर वो खुद को कंपेयर करेगा कि मेरा जब 700 नंबर हो, तो मुझे मरियम से कुछ डिफरेंट नज़र आना चाहिए, मेरी कुछ डिफरेंट पोस्ट होनी चाहिए। अब जहाँ तक क्वालिटी की बात है, डेफिनिटली वी आर वर्किंग ऑन क्वालिटी। शुरू में ये होता है कि एक वो हैबिट बनाने के लिए हम सिर्फ उसको क्वांटिटी पे फोकस कराते हैं, तो भाई रोज करना है, रोज करना है, ताकि उसकी हैबिट बन जाए, उसके खून में शामिल हो जाए कि उसने रोज सुबह उठ के ये 7-8 करना है। टास्क लाजमी करने हैं। ठीक है, हम्म। तो उससे ये होगा कि उसका एक लर्निंग पेस बन जाएगा, उसका एक लैपटॉप के साथ टाइम जो है ना वो एक अच्छी दोस्ती हो जाएगी। जब वो दोस्ती हो जाएगी उसके बाद वो खुद ही वेज ढूंढने लगता है बच्चा अपने लिए, अपने आप की जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश करने के लिए कि मैं इनको बेहतर कैसे कर सकता है। और तब तक ऑलमोस्ट उसकी 50 कैनवा पोस्ट बन चुकी होती है, ग्राफिक डिजाइन 50 प्रैक्टिस कर चुका होता है वो। उसके बाद कोई 10 to 5 कॉलोनी कर लेता है उतने में, मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसको उस ट्रैक पे ले आते हैं। और जब उस ट्रैक पे आ जाता है तो ऑटोमेटिकली अपनी क्वालिटी पे फोकस शुरू कर देता है। डेफिनेटली वी आर आल्सो वर्किंग ऑन द क्वालिटी, हमारे बच्चों की क्वालिटी नजर आनी चाहिए। अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो वो उस लेवल पे नजर आना चाहिए कि इसने कुछ सीख लिया, रादर देन कि वो बच्चा जो आज शुरू कर रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे रिवायती तालीमी इदारों में बिल्कुल ना होने के बराबर है, यहाँ तो बड़ा उस पर फोकस है। और यकीनन जो डूइंग है वो अब जब परफेक्शन की तरफ जाते हैं या बहुत ज़्यादा क्वालिटी का शायद करते हैं, तो फिर बिल्कुल भी चीज़ें नहीं हो पाती। तो बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आपने ट्रेनिंग वाली अपने नाम के साथ लगाया हुआ है, तो वैसे तो आपने थोड़ा सा शुरू में एक्सप्लेन कर भी दिया। तो आपका कैसा तजुर्बा रहा ये ट्रेनिंग देना लोगों को, और आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन जो जब सीखते हैं हम लोग, तो उसमें क्या मुश्किलात आती हैं? ये कैसे अलग होता है एक फिजिकल जब हम ट्रेन करते हैं लोगों को, और अगर कुछ मुश्किलात आती हैं तो उनका हल फिर आप कैसे निकालती हैं? अच्छा, शायद तब अभी तो मैं किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं दी।
अभी तो मैं खुद एक लर्निंग फेज पे हूँ और मैं अभी खुद सीख रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि अभी मैंने कुछ भी ऐसा बहुत सीख लिया है जिससे मैं कहूँगी मैंने किसी को सिखा दिया है या मैं किसी को ट्रेन करी। I'm learning, still in the learning phase, or probably after 2-3 years I'll be on the stage के हाँ अब मैंने कुछ सीख लिया है। Now I can teach little bit of those who I want to teach them. जब मैंने सीखा है और उस सारे पर्सपेक्टिव से अभी तक यही है कि जब आप रिमोटली या फिर आप समझते हैं कि आप वर्चुअली काम करते हैं, तो फिर कुछ चीज़ें हिंड्रेंस हैं। सबसे पहली हिंड्रेंस जो है वो हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी की है, जो कि समहाउ लेटर और सूनर सबको बर्दाश्त करनी पड़ती है और सबके साथ होती है। बिल्कुल ऐसे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, उनमें से एक ये भी है कि आप ये कह लो कि अच्छा मेरा इंटरनेट बहुत अच्छा है, बहुत तो आप अपनी मैक्सिमम कोशिश ज़रूर करते हो कि मेरी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहे और ये सब कुछ रहे। उसके फिर बहुत सारे वेज़ हैं जो कि फिर आपको करने हैं, जैसे आपको बैकअप रखना है, लाइट चली जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरनेट कनेक्ट रहना चाहिए। लाइट चली गई तो आपके रूम और जहाँ भी आपकी वर्किंग स्पेस है उसका कोई बैकअप रखें अपने लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैनेज करनी होती है। सेकेंडली जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब हम फिजिकली कनेक्ट होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी फिजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। योर बॉडी लैंग्वेज, योर आई कॉन्टैक्ट, योर एक्शंस स्पेसिफिकली। क्योंकि हम्म, जब जो चीज़ ऐसा होता है कि जैसे हम साथ बैठ के अगर काम कर रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पूछे बगैर आप करते देख के ही समझ में आ जाएंगी कि मुझे क्या करना है। लेकिन जब हम वर्चुअली कनेक्टेड हैं, तो हम एक दूसरे को करता देख नहीं सकते। जैसे हम मुझे ये लगता है कि हम उतनी जल्दी जो है उसको ग्रास्प नहीं करते। फिर हम जब तक नहीं करते तब तक हमें समझ में नहीं आता। तो इसलिए वर्चुअली मैं यही प्रेफर करती हूँ, मेरी यही कोशिश होती है कि जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, आपको मेरे देखने से या मेरे बताने से समझ नहीं आनी। आपको मुझे किसी के बताने से समझ नहीं आनी जब तक मैं खुद नहीं करूँ। तो इसलिए ज़रूरी ये है सबसे पहले कि मैं चाहे गलत करूँ, लेकिन मैं खुद करूँ। उससे ये होगा कि ये जो एक लर्निंग गैप है, हमारा जो एक डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। जो लर्निंग डिस्टेंस है हमारा, उससे हम ऑन पेज जब होते हैं, फिर अगर हमें कोई चैलेंज आ भी रहा है, हम एक दूसरे को डिस्कस करते हैं, बताते हैं, उसका सोल्यूशन फिर ढूंढ लेते हैं। और बाकी रिमोटली में ये चीज़ है कि आपका आई कांटेक्ट जो है वो मिस होता है, आपका फिजिकल कनेक्शन मिस होता है, और आपका जो ये एक सीइंग बाय डूइंग वाला काम है ना, वो मिस हो जाता है। ये 3 चीज़ें मिस हो जाती हैं, और लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ गोइंग गुड। और उसका सॉल्यूशन मैं यही समझती हूँ, और मैं मुझे जहाँ तक अभी तक मैं जितना काम किया है अपने फैसिलिटेटर्स के साथ, अपनी टीम के साथ, और मेरे साथ जो सब स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं सीखती हूँ और वो मुझसे सीख लेते हैं जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत पता है, तो वो यही है कि मैं यही प्रेफ़र करती हूँ कि आप खुद करें। आप जितना खुद करेंगे उतना अच्छा होगा। आप लैपटॉप से ज्वाइन करें क्योंकि सब ईज़ी टू हैंडल लैपटॉप है। मोबाइल इज़ वेरी ट्रिकी टू हैंडल। हम्म। तो जब वो लैपटॉप से करते हैं तो फिर जब वो खुद प्रैक्टिस करते हैं, समहाउ आज नहीं करेगा, कोई बहाना करेगा, कल नहीं करेगा, तो तीसरे दिन वो करेगा ही करेगा। तो फिर तीसरे दिन जब वो खुद करता है तो उसको समझ आती है जो मैंने पहले दिन छोड़ दिया था, अगर मैं उसी दिन कर लेता था आज उससे कुछ बेहतर हो। तो जी बिल्कुल। और ये आपकी हम्बलनेस है कि आपने कहा कि आपने अभी तक किसी को ट्रेन नहीं किया। मैं बिल्कुल आई विटनेस हूँ इसका। और हमारे से पहले जो सीनियर हैं उनके साथ भी हमारी जब बातचीत होती है तो यही चीज़ सामने आती है कि माशाल्लाह से आप रूहे रवां हैं। आपकी सारी कोशिशें हैं, पुश करने वाली असल में आप ही होती हैं। हमें से बहुत सारे लोग सिर्फ इसी वजह से कर लेते हैं अपने टास्क के, मिस मरियम ने पूछना है तो हम उस वक्त थोड़ी सी शर्मिंदगी होगी हमें। तो आपका बहुत शुक्रिया। और बस वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, तो 30 मिनट्स हो गए। मैंने बहुत सारा कुछ पूछना था आपसे, तो जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये रेहान गोल्डन क्लब की तरफ आ जाते हैं। तो अब ये जो भी उसका नाम है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आपने उसका थोड़ा सा तारुफ करवाया भी शुरू में, तो कुछ क्लासेस आपने ली भी हैं। तो ये एक अनोखा आइडिया है वाकई सर रेहान का, कि 65 साल से ऊपर, 60-65 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें वैसे क्या जरूरत है, एआई और कंप्यूटर उन्हें क्यों सिखाया जा रहा है? इतनी उम्र में लोग सीख भी सकते हैं। और अभी जो कुछ क्लासेस हुई हैं, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या मुश्किल पेश आती है अगर वो आपसे कहें कि ये एआई तो मेरे किसी काम का ही नहीं, एक बुजुर्ग का है, तो आप उसे कैसे कायल करेंगे कि एआई वो सीखे?
अच्छा, पहली बात तो ये है कि दे आर ईगर टू लर्न। सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छी है उन सब में। उनकी क्या अपनी बात। विश है कि वो एआई के बारे में सीखें और करें ये सब कुछ। लेकिन डेफिनेटली एज इज द हिंड्रेंस, और ये एक चैलेंजिंग चीज भी है उनके लिए। अच्छा, सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि इस रेहान स्कूल गोल्डन क्लब जो है सर रेहान ने शुरू किया प्रोजेक्ट, इसका पर्पस ये है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो अपनी जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत और प्यारा हिस्सा गुजार चुके हैं, और उन्होंने बहुत कुछ इस अपनी उस एक्सपीरियंस से सीखा है, और उनके पास जो उन्होंने सीख लिया है ना, दे हैव अलोंग विद दैम। तो सर रेहान का पर्पस ये है कि जो कुछ उन्होंने सीख लिया है ना, वो आप आगे ट्रांसफर कर दें, वो आगे हमारे साथ शेयर कर दें, वो हमारे हम्म। बच्चों तक शेयर कर दें, वो आने वाली जनरेशन तक पहुंच जाए। तो वो पहुंचने के लिए इंटरनेट बहुत अच्छा तरीका है। अगर आज भी हम बात करें, डॉक्टर इसरार उल हक जो कि बहुत बड़े एक मजहबी स्कॉलर रह चुके हैं, इसके अलावा हमारे बहुत बड़े जो फ्रीलांसर्स हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो कि अब अपना कंटेंट पीछे मुड़ के देखे तो उनको पता चलता है उन्होंने आज से 5 साल पहले कितना काम किया था, जो कि अब भी मौजूद है सिर्फ इसी हम्म। इंटरनेट की ब्लेसिंग की वजह से। तो यही कुछ चीजें हैं जो कि सर रेहान भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने इस सिस्टम इस प्रोजेक्ट को शुरू किया ताकि वो जो लोग अपनी जिंदगी का एक बेहतर हिस्सा गुजार चुके हैं, वो अब वो सारी जो लर्निंग है वो समहाउ किसी भी तरीके से वो इस इंटरनेट की दुनिया पे अपलोड कर दें, इंटरनेट की दुनिया का हिस्सा बने, ताकि उनकी ये चीजें उनके बाद भी जिंदा रहें और वो लोगों तक ट्रांसफर हो जाए। इससे ये होगा कि हम जैसे जो बच्चे हैं या आने वाले जितने भी बच्चे जो अभी 16 साल 15 साल 10 साल के हैं, उनको ये हेल्प हो जाएगा कि अगर वो किसी प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इंटरनेट पे उस इंसान का जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उससे फायदा उठा सकते हैं, उसकी लर्निंग से फायदा उठा सकते हैं। सो दैट फिर उनके पास एक अच्छा आइडिया होगा, एक अच्छा वो जिसे कहते हैं लिटरेचर होगा कि पहले ये काम इस तरह से हो चुका है हिस्ट्री में। मैं अगर उस एक सोल्यूशन को अपने पर्सपेक्टिव में अभी ऐड ऑन करना चाहूँ तो मैं किस तरह से ऐड कर सकता सही सही। तो असल में ये है कि बच्चों के साथ वो कनेक्ट हों, तो और फिर बच्चे उनके हूँ। उनसे बिल्कुल। सीख सकें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये तो वाकई और ज़्यादा अच्छी सोच है। अच्छा, ये कुछ एक रैपिड फायर का सेशन कर लेते हैं और फिर जी जी, प्लीज असल में प्लीज। आप के बारे में बहुत बहुत पहले इंटरव्यू दे चुकी हैं आप, तो फैमिली वगैरह के बारे में मैं नहीं पूछ रहा कि वो ऑलरेडी आपने सर मुबशिर वगैरह के इंटरव्यू में बताया हुआ है। तो बस से सही। कुछ रैपिड फायर के सवालात कर लेता हूँ, तो आपने बस जल्दी से प्लीज। जवाब देने हैं। तो पहला सवाल मेरा ये होगा कि अगर आपके पास एक टाइम मशीन आ जाए तो आप माजी में जाना पसंद करेंगी या मुस्तकबिल में, और क्यों? डेफिनेटली मैं अपने माजी में जाना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे अपनी स्कूल लाइफ बहुत याद आती है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि मैं एक बार फिर से दोबारा वो अपनी स्कूल लाइफ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से गुजार सकूं। क्या बात है। अच्छा, आपकी ड्रीम जॉब जो है, अगर आपको कोई जॉब्स में से कुछ चुनने का मौका मिले, आपके पास ऑप्शन हो, तो वो क्या होगी? ड्रीम जॉब क्या है आपकी? ऑप्शन देना, फिर बताऊंगी कौन सी ड्रीम जॉब है मेरी। अब ड्रीम जॉब का मैं क्या बता सकता हूँ, मतलब आपको क्या करना अच्छा लगता है, या मैं चला इसके साथ मिला देता हूँ कि आप अगर वाइस प्रिंसिपल ना होती तो आप क्या कर रही होती? हाँ, मैं वाइस प्रिंसिपल ना होती तो फिर मैं दोबारा से किसी एक स्कूल में अल्टीमेटली होती और वहां पे कोई चाहते ना चाहते फिर से पढ़ाई रही होती। लेकिन कोशिश करती कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ा सकूँ, कुछ डिफरेंट कर सकूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ाती थी तब भी मेरा ये आइडिया था कि मैं कुछ डिफरेंट पढ़ाऊँ। जो कि मैं ये करती थी कि अगर मैं मैथ पढ़ा रही थी तो मेरी कोशिश होती थी बच्चे मेंटल मैथ में अच्छे हो जाएँ। वो सिर्फ ये कैलकुलेशन जो है प्रैक्टिस करते हैं उसमें नहीं अच्छे हों, वो मेंटल मैथ में अच्छे हों, ताकि ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने के साथ-साथ उनका जो एक थिंकिंग पर्सपेक्टिव है वो क्विकली कैलकुलेशन कर सके। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, मुझे इसमें कोई शक नहीं। और अच्छा, ये बताएं कि अगर आपको 24 घंटे के लिए कोई एक सुपर पावर मिल जाए, तो वो कौन सी सुपर पावर आप हासिल करना चाहेंगी और क्यों? सुपर पावर मिल जाए मुझे, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं मुझे कौन सी सुपर पावर चाहिए। पर चलें ये फिर। अगर मुझे सुपर पावर चाहिए भी तो मैं चाहती हूँ कि लाइक एक ऐसा एरा हो हमारा जहाँ पे हम सब एक दूसरे के साथ बहुत हंसी खुशी से रहें। किसी की कोई भी आप जैसे कहते हैं ना कि एक दूसरे के बारे में कोई खलिश ना हो,
सब अपनी लाइफ में खुश रहें और हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और हर किसी के पास इक्वल सोर्सेज ऑफ लिविंग हो, ताकि किसी को ये ना हो कि अच्छा मेरे पास ये नहीं है तो ये होना चाहिए था, अच्छा मेरे पास वो नहीं है तो वो होना चाहिए था, ये वाली दौड़ खत्म हो जाए, ताकि सब कंटेंटेड और सेटिस्फाइड रहे, चाहे 1 साल रहे, 2 साल रहे, पर इसी तरह रहे। क्या बात है। अच्छा ये बताइएगा कि अगर आपको एक दिन के लिए दुनिया की किसी भी मशहूर शख्सियत की जगह दी जाए तो कौन सी शख्सियत की जगह लेना चाहेंगे? मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, सब रेहान वाली दे दे, वो बहुत घूमते फिरते हैं। जबरदस्त। अच्छा सरयान ना सुन लेके मेरी जगह लेना चाहती है। अच्छा ये बताइएगा कि अच्छा ये एक अजीब सा सवाल था कि लेकिन कोई सर आप रेहान वाली जगह के लिए उतना नेटवर्क भी होना जरूरी है ना, ताकि मैं लोगों हाँ, से मिल सकूं, कनेक्ट हो सकूं, वो सारी चीजें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आपकी कोई ऐसी आदत है जो दूसरों को अजीब लगती है और आपके लिए वो नॉर्मल है? अगर जवाब ना भी देना चाहें तो कोई इशू नहीं। नहीं नहीं, मैं जरूर बताऊंगी, हाँ बिल्कुल है। अम, ऐसा समटाइम होता है कि जैसे मुझे गुस्सा आता है तो मैं बात नहीं करती, तो दूसरों को ये बात अजीब लगती है कि जब गुस्सा आता है तो बोलना चाहिए, तो ताकि अगले को समझ आ जाए कि आपको बुरा लगे या आपको गुस्सा है। लेकिन मुझे अगर कोई बात बुरी लगती है तो मैं एक्सप्रेस नहीं करती, मैं गुस्सा नहीं करती, तो मैं बहुत लोअर टोन में जाके बात करती अच्छा वैसे ये बड़ी अच्छी बात है, गुस्से के अंदर इंसान जो है वो बहुत सारी बाज़ औक़ात गलत चीज़ें भी कह लेता है, तो मेरा ख़्याल है ये गुस्से को टैकल करने का बेहतरीन तरीका है। अच्छा आप ये बताएँगी कि अब लेकिन तक शायद की ना आप ऐसा बहुत कम है, जो जिन लोगों के साथ मैं बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके फ्रैंक हूँ ना, उन पे भी मैं गुस्सा बहुत बुरा करती हूँ। हो सही, सही। अच्छा ये बताइएगा कि अब तक की जो आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है, आपको क्या लगता है कि वो कौन-सी है जिस पे आप बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करती हैं? रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल होना, दैट्स अमेजिंग थिंग। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे आइडिया है कि आप की तबीयत भी कुछ सही नहीं है और वक़्त भी आपका बड़ा कीमती है, बिज़ी हैं। बस 2-4 सवालात और बस फिर ख़त्म करेंगे इसे। जरूर जरूर। मैं आपको 2 ऑप्शन देता जाऊँगा और आपने उनमें से फ़ौरन एक चुनना होगा बगैर सोचे-समझे। आपने ज़्यादा ओके। अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना। तो चाय या कॉफ़ी? कॉफी। अच्छा किताब या फ़िल्म? फिल्म। ओके और देसी खाना या फ़ास्ट फ़ूड? फास्ट फूड। सुबह जल्दी उठना या रात को देर तक जागना? सुबह जल्दी उठना। क्या बात है। अच्छा आप पाकिस्तान या कनाडा? कनाडा। अच्छा ये कैसे? पाकिस्तान आपका होमलैंड है, पाकिस्तान को छोड़ के कनाडा? हम्म, बचपन से ही ना मुझे कनाडा का जो एक फ्लैग है वो बहुत फैसिनेट करता है, उसके ऊपर जो वो रेड कलर का लीफ है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। इवन मुझे याद है जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी ना, तो हमें जब आर्ट का कोई काम करना होता था, तो मैं हमेशा अपनी आर्ट टीचर के पास जाती थी, ऑल आई एम वेरी बैड इन आर्ट, लेकिन मैं हमेशा उसे जाके कहती थी मुझे वो वाला लीफ बना दो जो कनाडा के फ्लैग पे है, तो आई हैव टू पेस्ट ऑन एवरीथिंग, तो दैट्स मुझे इसलिए वो कनाडा को एक बार जरूर विजिट करना है, चाहे मैं 1 महीने के लिए जाऊँ, अल्लाह ताला कभी ये ज़रूर मौका दे दे मुझे एक बार कनाडा विज़िट करने का। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपकी ये ख़्वाहिश जल्दी से पूरी करे। अच्छा एआई या इंसानी तख्लीकी सलाहियत क्रिएटिविटी किसको चूज़ करेंगे? इंसानी क्रिएटिविटी। अच्छा सर्दियाँ अच्छी लगती हैं या गर्मियाँ? सर्दियाँ। चलें तो बस ये मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं लिखी हुई जो मैंने आपसे पूछनी थी, मैं वैसे आपको भेज दूँगा कि मैं आपसे क्या-क्या पूछना चाह रहा ज़रूर, था। ज़रूर। लेकिन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया बहुत ज़्यादा शुक्रिया और बस आपकी जो जर्नी थी कुछ जो हमने सुन सके इस थोड़े से वक़्त में वो वाक़ई बड़ी इम्प्रेसिव थी और आप अभी भी सीख रही हैं माशाल्लाह से और फिर दूसरों को सिखा रही हैं और यकीन जाने कि ये आपका इस सारे से एक बड़ा ज़बरदस्त सोशल इम्पैक्ट है, जो आप डाल रही हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके जो बाकी के ड्रीम्स हैं वो जल्दी से पूरे हों और आपको कामयाबियाँ मिलें। तो बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आपको आज का इंटरव्यू कैसा लगा? कमेंट्स में बताएँ और अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद कोई मुतासिर कुन शख्सियात को हम इंटरव्यू के लिए बुलाएँ, तो आप भी तजवीज़ दे सकते हैं। तो द पर्सपेक्टिव सीरीज़ देखते रहें, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक सीखते रहें।